हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से महिंद्रा के ऑफिस यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट का एसटी नंबर 25 है। 25 में 38 क्वेश्चंस हैं और हम आज उन 38 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो मित्रों, आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है। ठीक है, एसटी नंबर 25 है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये महिंद्रा के चैनल पर आप देख रहे हैं इसको। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है defeated the Germany to win of the fourth title of the FIA Junior Women Hockey World Cup 2022। जर्मनी ने हराकर FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का चौथा खिताब अपने नाम किया है। किस देश ने चौथा खिताब अभी जीता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। इसका जो करेक्ट आंसर नीदरलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी आम्स्टर्डम है और यूरोप की कंट्री बताइए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? नीदरलैंड है। आइए समझे, मैंने आपसे कहा कि नीदरलैंड इसका जो करेक्ट आंसर है। नीदरलैंड की जो राजधानी है आम्स्टर्डम है और एक यूरोपियन देश है। ये क्या है? एक यूरोपीय देश है। ये क्या है? एक यूरोपीय देश है बच्चे। और इसने ही अभी जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जो है अपने नाम किया है। और कौन सा? चौथा खिताब अपने नाम किया है। बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? नीदरलैंड। नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न है ऑन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड। ऑप्टिकल फाइबर किस कार्य पद्धति पर आधारित है? जब आपके सामने और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, किस कार्य पे आधारित है? चार ऑप्शन है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंग्लिश में बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इसका करेक्ट आंसर है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है ऑप्टिकल फाइबर का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ऑप्टिकल फाइबर का बेटे। ठीक है, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अटल भोजनालय वॉज स्टार्ट इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अटल भोजनालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। आगरा है, लखनऊ है, मेरठ है और इलाहाबाद माने प्रयागराज है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो लखनऊ है। याद रखिएगा, अटल भोजनालय की बात की जाए कभी भी तो बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की जो व्यवस्था है, मुफ्त भोजन की जो व्यवस्था है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अटल के लिए जो है वो क्या है? लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बात करते हैं। बोरा केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। बोरा की गुफा भारत के पूर्वी तट में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, नागरा हिल्स, अनंतगिरी हिल्स एंड हॉर्सले हिल्स एंड नल्लामलाई हिल्स। कहां पर है बोरा गुफा की पूर्वी तट पर स्थित? इसका करेक्ट आंसर जो है अनंतगढ़ हिल है। क्या है? अनंतगढ़ हिल। आइए बात करते हैं, ये जिस तरीके से भारत का हिस्सा आपको दिख रहा है, अब चूंकि बात किसकी की गई है? पूर्वी तट की। ये हमारा पूरब का तट है। पूरब के तट की कुल लंबाई जो है वो 1200 किलोमीटर है और यहाँ पे पड़ता है हमारा अनंतगढ़। क्या पड़ता है? अनंतगढ़, अनंतगिरी, अनंतगिरी। अनंतगिरी जो है हिल है और यहीं पर ये क्या है बच्चे? स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? बी है। तो प्यारे बच्चे, जो बी करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। ओके, प्यारे बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? बी इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द 5-year प्लान इमरजेंसी इम्पोज ऑफ द जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया और जनता पार्टी चुन दी गई थी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, क्या करेक्ट आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिफ्थ है। आइए बच्चों, हम लोग फिफ्थ को समझें एक बार। देखिए, चूंकि रशियन मॉडल था जिसे हम बात करते हैं 5-year प्लान की। बच्चों, अगर हम बात करते हैं 5-year प्लान के बारे में, सबसे पहले देखें
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आइए देखें क्या है। सबसे पहले 1951 से 1956, फिर क्या है 1956 से 1961, फिर क्या है 1961 से 1966, फिर क्या है 1966। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे बेटा 1966 से 1969 का गैप था, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 1969 के बाद से क्या मिल जाएगा, 1969 से लेके 1974, फिर उसके बाद में 1974 से लेके 1978। अब बच्चे हुआ क्या था, देखो हुआ ये था कि 25, अच्छा कुछ जगहों पे लिखा रहता है 24 जून, उसे 25 जून 1975 को बच्चे क्या हुआ था। सबसे पहले एडी में हुआ ये था, इमरजेंसी लग गई थी और जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, और यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार बन गई। मोरारजी देसाई उस समय लीड कर रहे थे, ठीक है। सो ये जो प्लान था वो क्या था, फिफ्थ प्लान। पहले बच्चे क्या था इसका, फिफ्थ प्लान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ प्लान इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, फैट सॉल्युबल विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन B1, C, E एंड B, क्या B12, क्या करेक्ट आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चे वो क्या है, E है। क्या है करेक्ट आंसर, विटामिन E है। आइए इसको डिटेल समझें। सबसे पहले विटामिन के बारे में कुछ फेमस बातें समझ लें बेटा। देखो विटामिन की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे इनका नाम था कैसेमर फंक। कैसेमर फंक। विटामिन का नाम देने वाले जो व्यक्ति थे, नामकरण जिसने किया उनका नाम था लेनिन। याद रखेंगे विटामिन को सबसे पहले लेनिन ने क्या किया, चावल के दाने में खोजा। चावल के दाने में खोजा, चावल के दाने। अच्छा इसका नाम होता है ओराइजस, ओराइजस सटाइवा। सटाइवा होता है चावल के दाने का वैज्ञानिक नाम होता है बच्चे। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या पता चलता है, हाँ अब सॉल्युबिलिटी देखते हैं। माने सॉल्युबिलिटी माने घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी बच्चे दो प्रकार की होती है, एक होती है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। याद रखिएगा फैट सॉल्युबल के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, कीड़ा, KEDA, और फिर इसको सीधा कर लो ADE। तो ये जो चार विटामिन है ये कहाँ घुलते हैं, फैट में। अब बच्चे देखो वाटर में जो घुलने वाले विटामिन है वो है B और C। क्या है, B और C। सो B और C। अब B के बहुत ढेर सारे, चूंकि क्या होते हैं, B के बहुत ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। B के क्या है, बहुत ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे अगर हम समझें सो B के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, यहाँ देखें अगर हम लोग इस तरह से, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B12 है, ऐसे करके कंपोनेंट हो जाते हैं। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर था हमारे पास वो क्या था बच्चे, E, ये E है। अच्छा आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ C है। सो B जहाँ मिल रहा, C जहाँ मिल रहा, वहाँ ऑटोमेटिक आपको वाटर लगाना है। जहाँ वसा की बात की गई वहाँ कीड़ा, मतलब ये सब लगा देना है। सो ऑलरेडी मुझे समझता हूँ ये पूरी चीज़ें क्लियर है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, द जेनेरिक मटेरियल ऑफ द HIV वायरस इज। HIV वायरस की अनुवांशिक पदार्थ है DNA और RNA, DNA RNA एंड ऑफ दिस। सो इसका जो बच्चे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा RNA। याद रखिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा, RNA। अच्छा सबसे पहले समझिए, अगर हम बात करते हैं HIV की, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, ये जो बॉडी में पूरा मटेरियल हमारे बॉडी में अगर कभी होता है किसी व्यक्ति को, अनफॉर्चुनेटली भगवान न करे कभी किसी को हो, अगर होता है तो ये RNA चैन स्ट्रक्चर की तरह चलता है और धीरे धीरे यही जो है HIV इन मनुष्य में एड्स की बीमारी के लिए लाभ उत्तरदायी होता है। सो बाद में क्या होता है, मनुष्य को इससे एड्स की बीमारी होने का डर रहता है। सो प्लीज बी अवेयर फॉर दिस डिसीज। नजीब मिकाती इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। नजीब मिकाती निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं। चूंकि बात और नाम से तो लग रहा कोई मुस्लिम राष्ट्र होगा। आपके सामने जो ऑप्शन है
इराक, इजिप्ट, जर्मनी, लेबनान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेबनान। लेबनान की जो राजधानी है वो है बैरूत। क्या है इसकी राजधानी? बैरूत। सो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नजीब मिकाती। नजीब मिकाती यहाँ के क्या है? पीएम है, पीएम है। ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आ रहा है। ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ द जूनागढ़ स्टेट, मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट। बच्चे इसका जो पोलो ऑपरेशन है वो आंसर होना चाहिए इसका हैदराबाद स्टेट। क्या इसका करेक्ट आंसर है? मिलिट्री ऑपरेशन जो हैदराबाद में चल रहा है इस समय रिसेंट का, तो वहां पे जो है ऑपरेशन ऑपरेशन क्या नाम दिया है? पोलो, ऑपरेशन पोलो। इसका क्या नाम है? ऑपरेशन पोलो। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है द हार्मोन्स ऑक्सीटिन इज एक्चुअल द सीक्रेटेड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वास्तव में स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहां से निकलता है? इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्चर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पोस्चर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पोस्चर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आइए हम इसको एक बार समझते हैं। सो प्यारे मित्र एक बार इसको देखें। जैसे कि आप देखते हैं किसी मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में इस तरह से, मान लीजिए ऐसे। अब क्या होता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो कुछ इस तरह से आप देखते हैं ऐसे, और ये उसके कर्णपल्लव हो गए। अब ये जो आगे का हिस्सा होता है ये हिस्सा एक मनुष्य का कहलाता है सेरिब्रम। इधर का जो हिस्सा है वो कहलाता है सेरिबेलम। और यहाँ पे अगर हम कहें ये हिस्सा कहलाता है पोन्स, और पोन्स का हिस्सा जो जॉइंट पार्ट है इससे वो नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, सो अब यहाँ मस्तिष्क के पास में एक आप देखते हैं इस तरह से एक ग्लैंड है। सो जो ग्लैंड है उसी का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो मास्टर ग्लैंड का जो इंटरनल पार्ट अगर हम समझें बच्चे, इसका जो इंटरनल पार्ट है अगर उसको हम एक बार देखें या समझने का प्रयास करें तो क्या देखते हैं कि जो ग्लैंड का हिस्सा है कुछ इस तरह से है, मान लो ऐसे करके। ये पिट्यूटरी ग्लैंड 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो बात करते हैं पोस्चर से। सो सबसे लास्ट वाले को हम क्या लिखते हैं? पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से इसका जो है बच्चे क्या है वो सिक्रेशन का पार्ट होता है यहाँ से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फिलहाल सी। सबसे छोटी ग्लैंड मानी जाती है बच्चे, मास्टर ग्लैंड है ये। ठीक है, उम्मीद है सेशन जो है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये आंख है इनकी। ओके, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड? पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने भागों में विभाजित करते हैं? अभी जस्ट हमने देखा है बच्चा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। किस में करते हैं? 3 पार्ट में। इसका क्या है? 3 पार्ट में। अभी पीछे देख लीजिए, यहाँ पे इंटीरियर, मिडल एंड पोस्चर। ठीक है, तो क्या पार्ट हो जाएगा? 3। क्या सही आंसर है? 3 आंसर सही है इसका। अभी पीछे देखा है बिल्कुल। अगला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह इज लोकेटेड उत्तर प्रदेश। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये विश्वविद्यालय कहां बेटा? अलीगढ़ में है। इसका क्या सही आंसर है? अलीगढ़। याद रखिएगा अलीगढ़ में है। अलीगढ़, अभी अलीगढ़ का नाम बदल के श्री हरिनगर रखा जा रहा है। हरिनगर हो जाएगा इसका जिला। ठीक है, सो यहीं पे है राजा महेंद्र प्रताप विद्यालय। कहाँ है? अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान का नाम आप लोगों ने सुना था, सर सैयद अहमद खान। तो इन्हीं के नाम से ये फेमस और प्रसिद्ध रहा है बच्चे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखना है इसको, क्रॉनिकल ऑर्डर में मिलाना है। लखनऊ पैक्ट बेटा ये हुआ है 1916 में। चंपारण हुआ है 1900, माफ करिएगा, चंपारण हुआ है 1917 में बच्चे। कब हुआ है? 1917 में। 1917 में। खिलाफत मूवमेंट 1919 में। जलियांवाला बाग भी 1919। अब मामला अटका थोड़ा यहाँ पे। सो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। यस, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है बच्चे। एक बार फिर से देख लो जल्दी से। चंपारण आंदोलन जो है वो कब है? लखनऊ की संधि कब है? लखनऊ की संधि है 1916 में। क्या है? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब है बच्चे? चंपारण जो सत्याग्रह है वो है 1917 में। खिलाफत आंदोलन कब है? 1919 में। और जलियांवाला बाग भी कब है? 1919 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 2 4 3 जो है, 1 2 4 3 बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या बच्चे? ए सही है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तेंदुलकर समिति किससे जुड़ी हुई है? याद रखिएगा, तेंदुलकर कमेटी हमेशा किससे है? गरीबी से है, मतलब गरीबी से जुड़ी है। याद रखेंगे कभी भी अगर सक्सेना कमेटी आए, बच्चों याद रखिए, कुछ कमेटी में बता दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुछ समितियों के नाम, कुछ समितियां, ठीक है, किससे जुड़ी हैं बच्चे? गरीबी से जुड़ी हुई हैं। क्या है? सक्सेना समिति है। फिर अगला देख रहे हैं हम लोग, तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल, ये 2 कमेटियां मुझे आदि इत्यादि कमेटियां हैं ऐसे करके, ठीक है। अगला प्रश्न, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होता है बच्चे? पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद ऑफ द हेल्प। बोकारो का स्टील प्लांट संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, यूके, यूएस, जर्मनी, रशिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? रशिया है। याद रखिएगा, बोकारो, बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, झारखंड बोकारो। और ये रूस की मदद से लगाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास हुआ था। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड सेक्टर। सो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्विस सेक्टर। याद रखिए, सेवा कर सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है क्या इसका? सेवा कर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेवा कर। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं, इन विच टाइप ऑफ द डिसीज इज विडाल टेस्ट डन? विडाल परीक्षण किस प्रकार की बीमारी में किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है टाइफाइड है बच्चे। क्या है? टाइफाइड। याद रखिएगा, टाइफाइड एक मियादी बुखार होता है। टाइफाइड क्या है? एक मियादी बुखार है, एक मियादी बुखार है। मियादी मतलब एक, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं अकाउंट में, कभी कभी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं एफडी, और बहुत दिन बाद वो टूटती है एफडी और मेच्योर हो जाती है जब, वैसे ही मियादी बुखार है, कसके तगड़ा बुखार होता है। और इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, कई 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक दवा देते हैं, और धीरे धीरे इंसान की बॉडी जो है क्या करती है, विडाल टेस्ट कराने के बाद पता चल जाता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है, देन बॉडी रिकवर कर जाती है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। ओके, अगला है, द वायरस ऑफ द बर्ड फ्लू इज, बर्ड फ्लू का वायरस क्या है बेटा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है H5N1 करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बर्ड फ्लू का वायरस की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है? H5N1 जो है, इसका आंसर जो है क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन? तानसेन का मूल नाम क्या था? मार्कंडे पांडे, बाज बहादुर, लाल कलवंत या रामतनु पांडे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है रामतनु पांडे इनका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, तानसेन कौन थे? तानसेन एक वीणा वादक थे, पहला पॉइंट। अच्छा, ये नंबर 2, अकबर के दरबारी नवरत्नों में एक थे, रत्नों में एक थे, और ये इनका नाम क्या था? रामनाथ पांडे। क्या नाम था इनका? रामनाथ पांडे। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? रामनाथ पांडे इनका करेक्ट आंसर है। अगला है,
Where is the Tata Institute's fundamental research locate? टाटा इंस्टीट्यूट का फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च लोकेट इन मुंबई। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट का क्या है बच्चे? रिसर्च है, याद रखेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है? मुंबई। सो मुंबई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following cities of the Uttar Pradesh is known as the city of the Ghat and temples? उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जिसे घाट और मंदिरों का शहर कहा जाता है? भाई सिंपल सी बात है, ऐसे में हमेशा भारत की सांस्कृतिक नगरी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी आती है, कौन? बनारस। तो वाराणसी जो है बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, सबसे अधिक घाट, सबसे अधिक घाट एवं मंदिर कहाँ है बच्चे? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। भारत उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी भी कही जाती है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड टू अडॉप्ट ऑफ द रेसलिंग बाय ईयर 2020-32? किस राज्य सरकार ने 2032 में कुश्ती को अपनाने का निर्णय लिया है? Which state government has decided to adopt wrestling by the year 2032? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2032 के समय कुश्ती के लिए निर्णय लिया है? ऑप्शन है यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या इसका करेक्ट आंसर बेटा? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य ने 2032 तक के लिए कुश्ती राज्य सरकार को अपनाने की बात कही है। कुश्ती रेसलिंग एक पहलवानी का कार्य है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सो आइए मित्रों देखेंगे। बात कर लेते हैं पहले सबका। अगर हम लॉर्ड कर्जन का समय काल 1899 से 1906 है। 1899 से लेकर 1906 का समय है लॉर्ड कर्जन का बच्चे। 1901 का समय है। 1899 से माफ करिएगा 1905 का समय है इनका। क्या समय है इनका? 1905 का समय है। देखिए, लॉर्ड कर्जन का समय है 1899 से 1905। सो इनका हो गया लगभग 6 वर्ष का समय। ठीक। अच्छा, होर्डिंग साहब का समय है 1844 से 1848। इनका 4 वर्ष का समय हो गया। लॉर्ड वेलिंगटन का जो है, वेलिंगटन का जो समय है, वेलिंगटन का समय जो है 1836 से लेके 1842 तक का समय है। लॉर्ड लिन लेनथिंगो का 1836 से 1844 का समय है। इनका समय लगभग 8 वर्ष का है। और इनके समय में थोड़ा सा मुझे बच्चों मतभेद है। अभी इनके समय का मुझे थोड़ा डाउट नहीं है, क्लियर नहीं है। सो आप इनके समय को अभी रेस्ट कर दें। फिलहाल जो मेन समय है वो इनका है, लिन लेनथिंगो साहब का। तो लिन लेनथिंगो का समय काल जो है सबसे ज़्यादा है बेटा, लिन लेनथिंगो का समय काल। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसके समय में रहा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के समय में रहा है। और इनका समय लगभग 8 वर्ष का था बेटा। हाँ, इनका समय लगभग 7 वर्ष का है। याद रखेंगे, इनका समय 7, इनका 4 वर्ष का, इनका 6 वर्ष का, इनका 8 वर्ष का, इनका 7 वर्ष का समय है। मुझे याद है 7 वर्ष का समय है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हु इज कॉल्ड द एवरग्रीन रेवोल्यूशन? सदाबहारी क्रांति का आह्वान किसने किया था? सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा, जो व्यक्ति हरित क्रांति के जनक रहे हैं, हरित क्रांति के जनक रहे हैं, वही व्यक्ति यहाँ भी जो है जनक रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, हरित क्रांति के जो जनक हैं, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, उसी हिसाब से ये भी रहे हैं। कौन? सदाबहारी क्रांति के जनक हैं एम एस
स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। सो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है यहाँ पे पहला बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है व्हेन द वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर, 12 नवंबर या 26 नवंबर। सो इसका क्या करेक्ट आंसर है बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 21 सितंबर होना चाहिए। 21 सितंबर सही है। आइए देखें, सितंबर के कुछ दिवस मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कभी भविष्य में आपसे पूछे जाएं। ठीक है, सितंबर के डेज। सबसे पहले देखो बेटा, 5 सितंबर टीचर्स डे, ठीक, एक। इसके बाद में 16 सितंबर ओजोन डे, ओजोन डे। अच्छा, 21 सितंबर एल्जाइमर डे। बेटा क्या है? एल्जाइमर, एल्जाइमर डे। 22 सितंबर राइनो डे। 27 सितंबर टूरिज्म डे। ठीक है, ETC। ऐसे और भी होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है। जैसे 26 नवंबर है कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये ऐसे कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? 21 सितंबर है। और ये आपके सामने कुछ सितंबर के डे हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है बच्चे? हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है मित्रों, अजातशत्रु रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वाज सन ऑफ। अजातशत्रु किसके पुत्र थे जो हर्यक वंश के शासक थे? आपके सामने ऑप्शन है अनिरुद्ध, बिंबिसार, नागदशक या उदयन। किसके थे? आइए इसको एक बार ध्यान से समझे हम लोग। पहले बेटा जब भी हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की या मगध एम्पायर की, सो मगध एम्पायर में देखो क्या है, मगध साम्राज्य में अगर हम समझें तो मगध साम्राज्य में 3 बड़े वंश आते हैं। 3 बड़े वंश आते हैं। एक आता है जिसका नाम है हर्यक वंश, एक आता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश, और एक आता है जिसका नाम है नंद वंश। एक आता है जिसका नाम है नंद वंश। तो इस प्रकार के 3 वंश हैं। अब हर्यक वंश में बात करें, सबसे पहले राजा आते हैं जिनका नाम है बिंबसार। बिंबसार के बाद जो अगले हैं उनका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो है उनका नाम है उदयन। उदयन के बाद जो है उनका नाम है नागदशक। तो आप यहाँ क्रम देख रहे हैं कि बिंबसार के पुत्र कौन है? अजातशत्रु। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिंबसार। तो प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बिंबसार। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे इसका? बिंबसार। याद रखिएगा, बिंबसार की 3 पत्नियां थी, कोसला, चेलना, क्षेमा, और कोसला के पुत्र थे अजातशत्रु। इन्होंने अमित्रघात जैसी उपाधि धारण की थी। ठीक है, मित्रोचेटस। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन है 249411 स्क्वायर किलोमीटर, 243286 स्क्वायर किलोमीटर, 11345454 स्क्वायर किलोमीटर, 325425 स्क्वायर किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो बी वाला है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 243 286 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है इसका? ये इसका क्षेत्रफल है। ये इसका क्षेत्रफल है और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल माना जाता है। बेटा इतना क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्रफल जो है माना गया है। ठीक है, सो ये है लगभग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश चौथे पोजीशन पर है। किस पोजीशन पे बेटा? चौथे पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ये। ओके, ये आपका सही है। अगला है
ये बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैं बता चुका हूं, तो इसका आंसर जो है फोर्थ हो जाएगा। बिना कहे आप इसको लगा लो, फिर दोबारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश दृष्टिकोण के दौर से चौथे स्थान पर है, तो फोर्थ पोजीशन जो है बच्चे वो बिल्कुल क्या है, सही है। अगला है which university has the top of the time highest times higher education world unity ranking 2023 list। टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप के? यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड या मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी? इसका करेक्ट आंसर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है आज भी अभी फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में, फर्स्ट पोजीशन एज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अकॉर्डिंग किसके है ये? टाइम हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज द फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द असम एंड अवॉर्डेड द कंट्री ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2022? ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में है, असम में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2022 में देश के सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? आपके सामने ऑप्शन है किरण देसाई, नीलमणि फुकन या अरुंधति राय या चेतन भगत। सो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चे वो है क्या है? नीलम फुकन है। क्या है? नीलम फुकन, याद रखिएगा। नीलम फुकन को अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है बच्चे, नवाजा गया है। तो नीलमणि फुकन से इन्हें नवाजा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर नीलमणि फुकन है। अगला है अब मित्रों यहाँ पुस्तकें आई हैं और पुस्तकों को हमें क्या करना है? अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलाना है। सो आइए देखें, बहुत ही अच्छी बुकें हैं। एक साइड में पुस्तक दी गई है, एक साइड में लेखक दिए गए हैं। पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, नाम से लग रहा है फिरोज शाह का नाम होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक पहले ही है। मुफ्त ए फिरोज शाही, ये भी क्या फिरोज शाही से होगा। तारीख अलाही, ये क्या जियाउद्दीन बर्नी से है या तारीख मुबारक शाही खुसरो से है? सो क्या इसका करेक्ट आंसर है? आपके सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, मतलब ए का थर्ड, ए को थर्ड से मिला रहे हैं, बी को 1 से मिला दे रहे हैं, सी को 4 से मिला दे रहे हैं और डी को 2 से मिला दे रहे हैं। तो करना ये है कि ऊपर नीचे सिर्फ काटना है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है और फुतुहतात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक का है। तारीख अलाई खुसरो का है। तारीख मुबारक शाही जो है यहया बिन साहिब अहमद का है। ठीक है, यहया बिन सरहिंदी अहमद का है। सो अब ये वही पुस्तक है सेम। सो यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। आपने ए को 3 से मिलाया, बी को 1 से मिलाया है, फिर सी को 4 से मिलाया है और इसको 2 से मिलाया है। सो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया? भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है, आर हरि कुमार है, मनोज पांडे है या विवेक राम चौधरी है? क्या इसका करेक्ट आंसर बच्चे? इसका जो करेक्ट आंसर है अनिल चौहान है। याद रखिएगा, सीडीएस जो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है बच्चे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। जैसे अगर हम बात करें थल सेना, हम बात करें जल सेना और अगर हम बात करें बच्चे वायु सेना, तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उन्हें कहा जाता है सीडीएस। उन्हें क्या कहा जाता है? सीडीएस। ये सीडीएस कहलाते हैं, वो सीडीएस होते हैं। ठीक है, तो कौन है इस समय? अनिल चौहान साहब है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अ स्पाइनल नर्व आर इन अ ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में नसों के कितने जोड़े होते हैं? रीढ़ की हड्डी में नसों के जोड़े कितने हैं? 12 पेयर, 10, 12, 21, 31। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 31 पेयर होता है। याद रखिएगा,
रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो है ये होते हैं 31। अगर यही मान लो कोई मेजर है तो उनकी संख्या 26 होती है। क्या होती है? 26। एडल्ट में अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट में 26 है, और माइनर अगर हैं, शिशु वगैरह बच्चे हैं 14 ईयर बिलो हैं, सो वहाँ पे 31 होती है बच्चे। क्या हो जाती है? 31 हो जाती है। बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्ट दैट आर साइन द नाइट ऑफ अ कॉल्ड, रात में आकाश के चमकने वाली वस्तु को कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, सेलेस्टियल बॉडी। नेक्स्ट है मेटेराइट्स या एस्टेरॉइड। क्या इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सबको बताना है। आकाश में चमकने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशन है, सेलेस्टियल बॉडी है, मेटेराइट्स है, या हम कह सकते हैं अगला हमारा आंसर है एस्टेरॉइड है। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेलेस्टियल बॉडी है। याद रखेंगे, रात में चमकने वाले खगोलीय पिंड होते हैं बच्चे। क्या होते हैं वो? खगोलीय पिंड होते हैं। सोने क्या कहते हैं हम लोग? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ओके। अगला क्या है बच्चे? अगला हम देख पा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट अवॉर्डेड जेनर इज रिलेटेड टू। ओके, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर संबंधित हैं। आपको बताना है एडवर्ड जेनर जो है, साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर किस कार्य से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, जेनेटिक कोड से है, पोलियो वैक्सीन से है, कॉलरा वैक्सीन से है, चिकन पॉक्स वैक्सीन से है। आपको बताना है एडवर्ड जेनर, हमेशा नाम सुनते हैं हम ज्यादातर, तो चिकन पॉक्स वैक्सीन से है ये, याद रखिएगा। जैसे आप देखते हैं ना, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे, चिकन दो प्रकार, चिकन जो है आप देखते हैं ना, चिकन पॉक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है जो वेरी सेला से होता है, और एक होता है वेरिओला से होता है। अच्छा, हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो इनको हम चेचक भी कहते हैं, और इनमें दो होते हैं, एक छोटी माता और एक को कहा जाता है बड़ी माता। एक को क्या कहा जाता है? बड़ी माता। ये एक प्रकार का बुखार होता है, और यह स्वतः ही घर में अगर आप रहें और घर में लोग साफ सफाई रखते हैं और तमाम जो है घरेलू औषधियों का प्रयोग करने के दौरान भी लोग इसको क्या करते हैं? ठीक कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर को दिखाने का काम करते हैं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में भी इससे निजात या इजात पाते हैं बच्चे। अगला है, शाही इलायची इज रिसीव द जीआई टैग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। शाही इलायची को निम्नलिखित में से किस राज्य का भारतीय टैग के टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे। देखिए, पहले जीआई टैग समझते हैं। आइए, जीआई का मतलब होता है ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन। ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन कह दें या आइडेंटिटी कह सकते हो आप इसको। आइडेंटिटी मतलब एक वैश्विक स्तर पे क्या होता है? किसी वस्तु को पहचान देना। क्या करना है? वैश्विक स्तर पे किसी वस्तु को, वैश्विक स्तर पर किसी वस्तु को पहचान देना। तो यहाँ जो है वो बात की गई है किसकी? बात की गई है लीची की। बात की गई है लीची की। तो लीची कहाँ का है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गोवा, उड़ीसा, आसाम, बिहार। सो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार की लीची को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिहार के लीची को क्या मिला बच्चे? जीआई टैग मिला। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। आज के सेशन का हमारा लास्ट को ये सॉरी माफ कीजिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट है। इन विच डायरेक्शन ऑफ अ टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द विंटर सीजन। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के तापमान में किस दिशा में घटता है? तापमान कहाँ घटता है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है साउथ से नॉर्थ है बच्चे। आइए देखते हैं एक बार इसको। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आप इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के मैप को। ये आपको दिख रहा है हमारा उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अब चूंकि बात क्या की गई है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान किस दिशा में घटता है। देखिए, ये जो है ये पूरब की दिशा है,
ये जो है बच्चे, ये क्या है, पश्चिम की दिशा है, ठीक है। तो अगर ये पूरब है, ये पश्चिम है, मान लीजिए ये पूरब का हिस्सा है, पीछे पश्चिम का हिस्सा है, तो एक साइड में उत्तर का हिस्सा है, माने ये हिस्सा आपका उत्तर का है और ये हिस्सा क्या है, दक्षिण का है। अब क्या कह रहा है, साउथ से नॉर्थ तापमान घट रहा है, साउथ से नॉर्थ। तो जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे बच्चे, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे, तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, माने तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। सो इस डायरेक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो तापमान क्या होता है बच्चे, घटता है। मुझे उम्मीद है ये हिस्सा आपको समझ में आ रहा है, ये चीजें एकदम क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मित्रों, आज का ये जो है इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सबको बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सभी देखेंगे बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वेसिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच ऑफ द कंट्री। अलेक्जेंडर वुसिक निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। आपके ऑप्शन है केन्या है, कॉन्गो है, रोमानिया है या सर्बिया है। अलेक्जेंडर वुसिक कहाँ के राष्ट्रपति हैं बच्चे। इसका जो अगर मैं कहूँ करेक्ट आंसर है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्बिया है। क्या है बेटा, सर्बिया है। आइए हम थोड़ा सर्बिया के बारे में आपको बताएं या आपको समझाएं। देखो बच्चा, सर्बिया क्या है, सर्बिया अगर हम कहें सर्बिया या सर्बिया, सर्बिया इज अ कंट्री ऑफ यूरोप। ये यूरोप की एक कंट्री है बेटा, ये यूरोप की क्या है, एक कंट्री है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोप की एक कंट्री है, याद रखेंगे। बेटा ये क्या है, यूरोप की कंट्री है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट क्या जानेंगे कि बेलग्रेड, बेलग्रेड इज अ कैपिटल ऑफ सर्बिया। सर्बिया बेलग्रेड कैपिटल है, ठीक है। और बच्चे अगर हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, सो इसका लास्ट पार्ट क्या है देखेंगे अगला। यहां मैंने अभी कहा आपसे अलेक्जेंडर वुसिक, अलेक्जेंडर वुसिस यहाँ के कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी, ठीक है। तो सर्बिया, सर्बिया जो है ऐसे है। अच्छा अगला अगर बात करें केन्या बेटा, केन्या की राजधानी है नैरोबी, याद रखें नैरोबी, क्या बोलते हैं, नैरोबी, नैरोबी है। केन्या कॉफी के और चाय के उत्पादन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये कहाँ पड़ता है बच्चे, अफ्रीका में पड़ता है। कॉन्गो का क्या है, कॉन्गो ही भी अफ्रीका देश में है, अफ्रीका देश में है। और कॉन्गो बेसिन, रोमानिया, रोमानिया यूरोपियन कंट्री है बच्चे, ये क्या है, यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी है बुखारेस्ट, क्या है इसकी राजधानी, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट क्या है इसकी कैपिटल है, ठीक है। कॉन्गो का कॉन्गो रिपब्लिक है, कॉन्गो का बोगाटो, ओके। इस तरह से है। मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक का हिस्सा आप सभी को समझ में आया। सो इसका जो करेक्ट आंसर था सर्बिया था, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या इसका करेक्ट आंसर सर्बिया था। सो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमने आप सभी को समझाया, वो हमने आपको बताया। आज के सेशन में आपने देखे तो टोटल 38 क्वेश्चन थे और उन 38 क्वेश्चन को हमने डिटेल में सॉल्व किया है और उसमें जितने भी हो सकते थे हमने उसका प्रयास किया है कि आपको सारे के आंसर पता चले, सारे आंसर पता चले, उनका डिटेल पता चला। और प्यारे मित्रों, मैं आप सबसे इस उम्मीद के साथ जाता हूं कि अगली बार यूपी कांस्टेबल का एसटी नंबर 26 होगा, 26 के जब जितने भी अब इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, उन सब पे डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि आप सभी बहुत मेहनत करिए। फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। आप अभी से एसटी रेगुलर बेस पर लगाते रहिए।
कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, हम पूरा उत्तर देने का आपसे प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।